नमस्कार, टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत और वक्त हो गया है देख रहा है इंडिया का। आज सबसे पहले बात दिल्ली ब्लास्ट की करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा है डॉक्टर शाहीन को लेकर, जिसके बारे में यह सामने आ रहा है कि लाखों की फंडिंग कर रही थी, जिसका जैश महिला ब्रिगेड से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। अब एनआईए ने डॉक्टर शाहीन के कमरे की एक अलमारी से 18 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। सवाल यह कि शाहीन के पास लाखों रुपए कहां से आ रहे थे, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की टीम फरीदाबाद के उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी जांच कर रही है, जहां ये डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल काम करते थे। यूनिवर्सिटी के आसपास के गांव में इनके ठिकाने मिले हैं, जहां से ये विस्फोटक बनाने का सामान खरीदते थे, जहां छुपाते थे, उन जगहों का पता चला है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कमरों की जांच में भी लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब एनआईए ने यहाँ का डॉक्टर शाहीन का कमरा नंबर 22 खंगाला तो लाखों रुपए मिले हैं। यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 की तलाशी ली गई, 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। ये कैश अलमारी में एक पॉलिथीन में रखा हुआ था। अलमारी से सोने के बिस्कुट और कुछ गहने भी मिले हैं। दूसरे देशों की करेंसी भी मिली है। शाहीन का लॉकर, शाहीन का कमरा और वो दुकान जहां से शाहीन ने केमिकल परचेज किया था, वहां पर एनआईए शाहीन को लेकर पहुंची और उससे लंबी पूछताछ और निशानदेही हुई। उसके उस फ्लैट में भी गई जहां पर वो मुजम्मिल के साथ में रहा करती थी, और वहां जाकर एनआईए ने इस पूरे आतंकी नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की। गुरुवार की रात को जांच एजेंसी शाहीन को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी। जानकारी के अनुसार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर शाहीन का 22 नंबर कमरा है। यहाँ वो काफी समय तक रही। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने फ्लैट में रखी अलमारी का लॉक खुलवाया तो अंदर लॉकर मिला। लॉकर में कई पैकेट थे, जिनमें 500 रुपए के नोट रखे गए थे। जब इन्हें गिना गया तो ये करीब 18 लाख रुपए थे। खबरों के मुताबिक जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर शाहीन के पास इतना बड़ा कैश कहां से आया। क्या कोई उसे कैश सप्लाई कर रहा था? क्या विदेशी फंडिंग का ये पैसा था? क्या जांच एजेंसियों की नजर में ना आए इसलिए कैश में पैसा रखा जाता था? ये ब्रेजा कार शाहीन की थी, जो उसने इसी साल 25 सितंबर को खरीदी थी। बताया जा रहा है कि कार भी उसने पूरा कैश देकर खरीदी थी। ये बात सामने आई है कि डॉक्टर शाहीन सऊदी अरब में भी काम कर चुकी है। जांच में ये भी सामने आया कि वहां से लौटने के बाद वो अल-फलाह में काम करने लगी। इसी दौरान जब इनका आतंकी नेटवर्क बना तो उसने 25 लाख रुपए दिए थे। जांच एजेंसी ने यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में जाकर शाहीन के नाम पर रजिस्टर एक लॉकर को भी खोलकर चेक किया। बताया जा रहा है कि इसमें जांच टीम को कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनको कब्जे में ले लिया गया है। एनआईए की टीम जब शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर गई तो कई तरह से जांच की। टीम उसी कमरा नंबर 22 में ले गई जहां रहती थी। टीम ने उससे जानकारी मांगी, वो दिन भर क्या करती थी, कौन कौन मिलने आता था। एनआईए उसे मेडिकल वार्ड, क्लासरूम ले गई, डॉक्टर केबिन में भी ले गई, वीसी के सामने भी ले जाया गया। शाहीन इस पूरे मामले में एक बड़ा लिंक है। उसके पास इतना कैश कहां से आया? कैसे धीरे धीरे शाहीन मेडिकल पहचान की आड़ में जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के बीच आवाजाही करने लगी और फंडिंग और मैसेज पहुंचाने की भूमिका निभाने लगी। इसकी सारी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और डॉक्टर शाहीन इस पूरे टेरर मॉड्यूल की बेहद अहम कड़ी है। उसके पिछले इतिहास के बारे में जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे वो रेटिगलाइज होती गई। यह भी सामने आ रहा है कि वो यूनिवर्सिटी में भी छात्र छात्राओं से इसी तरह की बातें किया करती थी। शाहीन के बारे में जांच में बेहद चौंकाने वाले कई अहम खुलासे हुए हैं। आप भी देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर की डिग्री, आतंक की पाठशाला।
शाहीन का नेटवर्क, कहां कनेक्शन। पढ़ने लिखने में होनहार, डॉक्टरी का काम और कैसे धीरे धीरे दिमाग रेडिकलाइज होता गया और डॉक्टर शाहीन सहित दिल्ली धमाकों की एक मुख्य आरोपी के तौर पर एनआईए की गिरफ्त में है। जांच में सामने आया कि शाहीन ने इस आतंकी मॉड्यूल को लाखों रुपए दिए थे। लखनऊ की रहने वाली 46 साल की शाहीन पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल आतंक के लिए किया। बताया जा रहा है कि अल-फलाह में जब से वो डॉक्टर मुजम्मिल और उमर के संपर्क में आए, वो आतंक के दलदल में धंसती चली गई। बुजुर्ग पिता का कहना है कि 1.5 साल से शाहीन से उनका कोई वास्ता नहीं है। ये बताइए कि क्या आपसे आखिरी बार लोगों की कब बात हुई थी? मैंने आपसे बताया कि करीब 1.5 साल हो गए। मेरा भी तो दर्द हो रहा है। बात अभी 1 महीने पहले तक के मुझसे बात हुई उनकी, 1 महीने शाहीन से। शाहीन कैसे बनी कट्टर? शाहीन कैसे बनी आतंक की लेडी डॉक्टर? इलाहाबाद से एमबीबीएस करने वाली शाहीन के पिता सरकारी कर्मचारी रहे हैं। शाहीन की पहली शादी 2003 में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, पर यह रिश्ता 2013 में टूट गया था। शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर का कहना है कि जब दोनों साथ थे तो शाहीन लिबरल सोच की थी। पहले वो बुर्का भी नहीं पहनती थी। देखिए, ऐसा स्टार्टिंग में तो ऐसा कोई कहीं लगा ही नहीं, बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट। एक बार ऐसी बात हुई थी कि भाई हम लोग, मेरा मन ऐसा कह रहा है कि शायद आप लोग, मैं ऑस्ट्रेलिया या यूरोप वगैरह जाने का हम लोग को जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ अच्छी होगी, सैलरी अच्छी होगी, प्यार से रहेंगे, आराम से रहेंगे। आराम से हम लोग यहाँ पे रहे, तो मैंने यही बोला उनसे कि हम लोग रह रहे अच्छे, लोग कहते मतलब जाने का, सारे रिलेशन यहाँ पे हमारे हैं, तो हम लोग वहाँ अकेले हो जाएंगे, दिक्कत में रहेंगे। ये बात ही, इसके अलावा तो और कुछ खास। ये सामने आ रहा है कि शाहीन धीरे धीरे कट्टरता की राह पर चलने लगी थी। उसके करियर के बारे में नजर डालें तो डॉक्टर शाहीन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए मेडिकल सेवा में चुनी गई थी। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी। इसके बाद साल 2013 में बिना किसी को बताए कॉलेज से गायब हो गई। साल 2021 में संस्थान ने डॉक्टर शाहीन को बर्खास्त कर दिया। सामने आया है कि शाहीन कानपुर से फरीदाबाद चली आई थी, वहां वो मेडिकल छात्रों को पढ़ाने लगी थी। दरअसल शाहीन के इरादे कुछ और थे। वो विदेश जाना चाहती थी, खास तौर से खाड़ी देश और यूरोप। लेकिन जब ये बात नहीं बन पाई तो उसने अपने पहले पति को छोड़ दिया। उसके बाद उसने दूसरी शादी की और फिर कुछ दिन बाद ये दूसरी शादी भी टूट गई। उसके बाद वो पहुंची फरीदाबाद और यहाँ पर उसकी मुलाकात मुजम्मिल से होती है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन की मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल से हुई। मुजम्मिल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में उसका जूनियर था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। रोज मिलना जुलना, कॉलेज में साथ काम करना और समान प्रोफेशन से दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ। माना जा रहा है कि यहीं से वो एक डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क का हिस्सा बनती गई। पहले ये सामने आया था कि शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल दोस्त हैं, लेकिन जब एनआईए से पूछताछ हुई तो मुजम्मिल ने बताया कि वो दोनों शादी कर चुके हैं। ये शाहीन की तीसरी शादी थी। शाहीन की पहली शादी 2003 में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, पर यह रिश्ता 2013 में टूट गया था। इसके बाद शाहीन की दूसरी शादी गाजियाबाद के एक कपड़ा कारोबारी से हुई। दूसरी शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। शाहीन की तीसरी शादी डॉक्टर मुजम्मिल से हुई। एजेंसियों की पूछताछ में मुजम्मिल ने बताया कि सितंबर 2023 में दोनों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में निकाह किया। बताया जा रहा है कि यही वो समय था जब शाहीन की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उसकी सोच पूरी तरह से बदल दी। वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रहते हुए छात्र के ग्रुप्स, धार्मिक गतिविधियां और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में आने लगी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान उसे जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात के सदस्यों ने संपर्क किया। एजेंसियों का दावा है कि इस समूह ने शाहीन को कट्टरपंथ, आतंकी विचारधारा और लॉजिस्टिक नेटवर्क के बारे में सिखाना शुरू किया।
शाहीन कभी बुर्का भी नहीं पहनती थी, लेकिन जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल के संपर्क में आने के बाद वो लगातार कट्टर होती चली गई। खास तौर से मुजम्मिल से शादी करने के बाद उसके मन में और ज्यादा जहर भर गया। इसके बाद वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए टोकने लगी। बताया जा रहा है कि धीरे धीरे शाहीन डॉक्टर का चोला पहनकर आतंक की फंडिंग और संदेश पहुंचाने की भूमिका निभाने लगी। इस कहानी में कुछ और चेहरे हैं, उमर, आदिल और मुफ्ती इरफान। आदिल उमर का जूनियर था, तीनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। मुफ्ती इरफान की दोस्ती मुजम्मिल से जम्मू कश्मीर में इलाज के दौरान हुई। जांच में सामने आया है कि मुफ्ती इरफान पहले से आतंकियों से जुड़ा था, खासकर अंसार उल हिंद के आतंकी हाफिज त्राते से। बताया जा रहा है कि यही नेटवर्क मुजम्मिल के माध्यम से शाहीन तक पहुंचा। इस आतंकी मॉड्यूल ने दिल्ली में लाल किले के पास धमाका किया। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कई घोटालों के बीच अब यूनिवर्सिटी के फाउंडर का विदेशी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आरोप है कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने बेटे को यूके की नागरिकता दिलाई और उनके नाम पर एक कंपनी भी खोल रखी है। ये पूरी रिपोर्ट भी आप देखिए। अल-फलाह का विदेशी कनेक्शन, घेरे में यूनिवर्सिटी के फाउंडर के बेटे तक फैला जाल, यूके में फाउंडर के बेटे की कंपनी, बेटे की कंपनी में धांधली का पैसा, दिल्ली में लाल किला धमाके के बाद जांच के घेरे में आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी। आतंक का अड्डा कहे जाने वाली अल-फलाह यूनिवर्सिटी घोटालों की जांच में घिर यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर अब विदेशी कनेक्शन का नया आरोप लगा है। जवाद अहमद सिद्दीकी के ऊपर यूके में बेटे के नाम पर कंपनी खोलने का आरोप लगा है। ऐसा शक है कि यूनिवर्सिटी में धांधली का पैसा बेटी की कंपनी में लगाया गया। आरोप सामने आने के बाद ईडी ने जवाद अहमद सिद्दीकी की बेटी की कंपनी में पैसों के इन्वेस्टमेंट की जांच करने का फैसला किया है। जवाद अहमद सिद्दीकी पर लोगों को गुमराह करके करोड़ों रुपए कमाने का आरोप है। आरोप है कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने बेटे को ब्रिटिश नागरिकता दिला रखी है। बेटे की एक कंपनी भी यूके में खुलवाई है। ऐसे आरोप हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी से इकट्ठा किए गए पैसों को बेटे की कंपनी में निवेश किया जाता था। अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। ईडी की जांच से पता चला है कि साल 1995 में स्थापित अल-फलाह ट्रस्ट के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। इसके बावजूद 1990 के दशक से अब तक उसने जबरदस्त विस्तार किया। जांच में यह भी पाया गया कि ट्रस्ट ने अपनी कमाई को पारिवारिक संस्थाओं में लगाया। निर्माण और खान पान के ठेके परिवार के सदस्यों की संस्थाओं को दिए गए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने छात्रों और उसके अभिभावकों को धोखा देने के लिए नैक मान्यता होने का दावा किया था, जबकि यूनिवर्सिटी को यूजीसी से भी मान्यता नहीं थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी का विदेशी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसमें उसके बेटे के नाम यूके में एक कंपनी रजिस्टर्ड है और साथ ही साथ उसे ब्रिटेन की नागरिकता भी दिलाई गई है। फिलहाल सिद्दीकी और उनका परिवार ईडी के रडार पर है। ईडी की जांच में यह भी खुलासे हुए कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े एक जमीन सौदे में बड़ा घोटाला हुआ। एनडीटीवी की टीम इस घोटाले वाली जगह पर पहुंची थी, जहां घोटाले से जुड़े कुछ दस्तावेज हाथ लगे थे। मदनपुर खादर इलाके की खसरा नंबर 792 वाली जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचा दिखाया गया और आखिर में ये जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम हो गई और सामने आया कि जमीन बेचने के लिए फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया गया। मरे हुए लोगों के नाम पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई। कई लोग 1972 से 1998 के बीच ही मर चुके थे, जबकि जीपीए पर तारीख 7 जनवरी 2004 लिखी गई है। इन सभी को जीपीए में ऐसे दिखाया गया जैसे वो जिंदा हों
और उन्होंने साल 2004 में जमीन बेचने की अनुमति दी हो। अब इस मामले में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, जीपीए तैयार कराने वाले दलालों और सेल डीड कराने वाले लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई कर रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी की भूमिका को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को कई सबूत मिले हैं। पैसे के हेरफेर और आय को छुपाने के पैटर्न जांच में दिखाई दिए हैं। पिछले बुधवार को दिल्ली की अदालत ने जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में भेजने का निर्देश दिया था। ईडी की अदालत में कहा था कि सिद्दीकी के परिवार के करीबी सदस्य खाड़ी देशों में बसे हैं, ऐसे में जमानत मिली तो वो भी देश छोड़कर फरार हो सकता है। जवाद अहमद सिद्दीकी पर लगे आरोपों को लेकर उनके वकील ने दिल्ली पुलिस की दोनों एफआईआर को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए फंसाने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के संभाजी नगर से एक महिला को गिरफ्तार किया गया जो फर्जी आईएएस बनकर घूम रही थी। 6 महीनों से होटल में रह रही थी। पुलिस को आशंका थी कि उसके तार दिल्ली धमाके से जुड़े हो सकते हैं। इसी कड़ी में अब उस महिला के बॉयफ्रेंड को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो शख्स अफगानिस्तान का नागरिक है। ये रिपोर्ट भी दी। दिल्ली धमाके की जांच के लिए एजेंसियां कई राज्यों में अपनी नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारियां हो रही हैं और पता लगाया जा रहा है कि किस तरह से इन सबका कनेक्शन दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ। इसी कड़ी में एक गिरफ्तारी महाराष्ट्र के संभाजी नगर से भी हुई थी, जहां एक महिला आईएएस अफसर बनकर घूम रही थी। उसके फोन, कमरे और कागजात की छानबीन के बाद आशंका जताई जा रही थी कि उसका कनेक्शन कहीं न कहीं दिल्ली धमाकों से है। अब पुलिस ने दिल्ली से उसके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स अफगानिस्तान का नागरिक है और भारत में एक व्यापारी के तौर पर रह रहा था। आरोपी का नाम मोहम्मद अशरफ है और उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद इस मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि उसके अंतर्राष्ट्रीय और वित्तीय संपर्कों को लेकर कुछ जानकारियां सामने आ सकती हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से कल्पना भागवत नाम के फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कल्पना का सीधा कनेक्शन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ सामने आया था। आपको बता दें, इसी कल्पना का संदर्भ दिल्ली के बम धमाके से भी जोड़ा जा रहा था, जिसकी जांच पुलिस और आईबी कर रही है। वहीं संभाजी नगर से गिरफ्तार महिला से भी पूछताछ की जा रही है और दिल्ली धमाके से तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जब महिला को गिरफ्तार किया गया था तो उसका आधार कार्ड जाली निकला था, फर्जी आईएएस नियुक्ति पत्र मिला था, बैंक खाते में अफगानिस्तान, पाकिस्तान से रकम ट्रांसफर हुई थी और जिस दिन दिल्ली में धमाका हुआ तब गिरफ्तार महिला दिल्ली में ही थी। और अब दिल्ली से इस महिला के बॉयफ्रेंड के भी गिरफ्तार होने के बाद इस पूरे मामले का कहीं न कहीं दिल्ली धमाके से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली धमाकों के बाद हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक जांच लगातार हो रही है। देश के दूसरे राज्यों में पड़ताल हो रही है। एनआईए की टीम दूसरे डॉक्टरों से भी पूछताछ कर रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के करीब 30 डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच टीम डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में लगी हुई है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी निगरानी के केंद्र में है। सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था और पुलवामा का रहने वाला था। कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में ही धमाके की साजिश रची गई थी। हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से कहा जा रहा है कि आरोपियों की गतिविधियों को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल के चलते यूनिवर्सिटी के दूसरे डॉक्टरों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम दूसरे डॉक्टरों से भी पूछताछ कर रही है। डॉक्टर उमर और दूसरे लोगों के बारे में सवाल कर रही है। एनआईए की इस जांच में डॉक्टर उमर को लेकर कुछ और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। खबरों के मुताबिक एनआईए ने अभी तक अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के 30 डॉक्टरों के बयान दर्ज किए हैं। आतंकी उमर के बारे में सवाल जवाब किए गए हैं। पूछताछ में साथी डॉक्टरों ने बताया कि उमर का व्यवहार काफी रूड यानी काफी बदतमीजी भरा रहता था।
उमर चुनिंदा लोगों को ही अपने कमरे में आने देता था। उमर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के 13 नंबर कमरे में रहता था। यहीं वो मीटिंग करता था। बताया जा रहा है कि लैब से जो केमिकल चुराया जाता वो यहीं लाकर रखता। उमर केमिकल टेस्टिंग भी किया करता था। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि उमर का एक फोन जम्मू कश्मीर पुलिस के कब्जे में है। उमर के उस फोन में 4 वीडियो जांच एजेंसी को मिले हैं। इसी मोबाइल का वो वीडियो बताया जा रहा है जिसमें उमर सुसाइड बॉम्बिंग को सही बता रहा था। बाकी के 3 वीडियो भी उमर के हैं। ये तीनों वीडियो 3 से 5 मिनट तक के बताए जा रहे हैं। उमर के फोन के जरिए जांच एजेंसियां उमर के मददगारों की तलाश में जुटी हुई हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस भी इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। निजी अस्पतालों से जानकारी मांगी जा रही है। डॉक्टरों के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की जानकारी मांगी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस करके आए डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है। देश की राजधानी दिल्ली 10 नवंबर की शाम उस वक्त दहल गई जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक कार में भीषण धमाका होता है, जिसमें 15 लोग मारे जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। विस्फोट इतना भयानक था कि कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं और पास की दुकानों के शीशे बिखर गए। जांच अब एनआईए कर रही है। डॉक्टरों के आतंकी गुट में और कितने साथी हैं, उनको पहचानने की कोशिश हो रही है। मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। बड़ी और अहम खबर यह है कि फिर एनआईए की रिमांड पर दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी सभी 7 आरोपियों को 10 दिन के लिए और एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। हिरासत खत्म होने के बाद आज फिर पेशी हुई थी। पहले भी 10 दिन की एनआईए रिमांड पर आरोपी थे। एक बार फिर से एनआईए ने रिमांड मांगी है और 10 दिन की कोर्ट से फिर से रिमांड मिली है। आगे और इन सभी से पूछताछ होगी। सभी आरोपी एनआईए के रिमांड पर हैं और आगे पूछताछ होगी। तो हिरासत खत्म होने के बाद आज पेशी हुई और अब एक बार फिर से 10 दिन की एनआईए के रिमांड पर हैं सभी आरोपी। आगे लगातार जांच चल रही है, उन सभी से पूछताछ हो रही है, मौके पर भी ले जाया जा रहा है और अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगले 10 दिन तक और एजेंसियां पूछताछ करेंगी। फिर एनआईए के रिमांड पर दिल्ली ब्लास्ट के सभी आरोपी और इन सभी से अगले 10 दिनों तक फिर से पूछताछ होगी, फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद एनआईए तय करेगी कि रिमांड पर लेना है या पूछताछ पूरी हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी पूछताछ बाकी थी, इसलिए एनआईए ने फिर से रिमांड मांगी है और 10 दिन पूरा होने के बाद एक बार फिर से 10 दिन की और एनआईए को रिमांड दे दी गई है इन सभी आरोपियों की। और इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे कि क्यों एक छात्र ने 40 बार सॉरी मैं बोला और उसके बाद स्कूल की 3री मंजिल से छलांग लगा। No, we don't want. No, sorry, we don't want. No, no, please. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। स्कूल में एक छात्र अपनी गलती की माफी मांगता रहा, फिर उसने 3री मंजिल से छलांग लगा दी। एमपी के रतलाम की इस घटना ने झकझोर दिया है। बच्चा स्कूल में रील बनाता था। बताया जा रहा है कि इस पर प्रिंसिपल ने उसे डांटा। वो इतना डर जाता कि अपनी जान देने की कोशिश करता। सवाल है कि क्या ये रोका नहीं जा सकता था? क्या बच्चे की काउंसलिंग कर उसे समझाया नहीं जा सकता था? देखिए रिपोर्ट। छात्र सॉरी सॉरी बोलता रहा। वो कान पकड़कर बैठ गया। वो माफी मांगता रहा, फिर 3री मंजिल से लगा दी छलांग। एमपी के रतलाम में हुई ये घटना झकझोर देने वाली है। ये खबर हर माता पिता, हर स्कूल के टीचर के लिए देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, ताकि फिर कोई बच्चा ऐसा दर्दनाक कदम ना उठाए। सबसे पहले आप ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। No, please. We don't want. Yes.
But how the parents are giving means separate mobile is having. Yeah, that's all it. Done. I don't want your sorries at all. You just lying. You just get lost. I'm please sorry, ma'am. छात्र कान पकड़कर प्रिंसिपल के सामने खड़ा है, लगातार सॉरी मैम बोल रहा है। वो 1, 2, 3 या फिर 10 बार नहीं बल्कि करीब 40 बार सॉरी मैम बोलता है, माफी मांगता है। लेकिन प्रिंसिपल उसे लगातार डांट लगाती है। छात्र कान पकड़कर सिर झुकाकर सॉरी कहता रहता है, लेकिन उसे जवाब मिलता है कोई सॉरी नहीं। उसको सस्पेंड करने की बात कही जाती है। Now we are suspending you. 3-4 days. No. और एयरबस की न्यूयॉर्क आ रही फ्लाइट में सोलर रेडिएशन अटैक के बाद पूरी एविएशन इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी दुनिया में एयरबस के A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जा रहा है। यूरोप के बाद भारत में भी DGCA ने डायरेक्टिव जारी कर दिए हैं। एयरबस के अलर्ट के बाद सुरक्षा कारणों से भारत में करीब 400 विमान प्रभावित हैं। इसके पीछे सोलर रेडिएशन बड़ी वजह बताई जा रही है। दुनिया भर में 6000 विमानों पर इसका असर हुआ है। सोलर रेडिएशन के चलते फ्लाइट कंट्रोल डेटा प्रभावित होने की आशंका के बाद DGCA ने प्रभावित विमानों के EAC यानी एलिवेटेड एलेरॉन कंप्यूटर को बदलने का आदेश जारी किया है। दरअसल इसी साल 30 अक्टूबर को एक जेट ब्लू एयरवेज का विमान अचानक पिच डाउन हो गया था, जिससे विमान अचानक कुछ हजार फीट नीचे चला गया। इस घटना में 15 यात्री घायल हो गए थे। जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि सोलर रेडिएशन संबंधी डेटा करप्शन की वजह से ऐसा हुआ था। सोलर रेडिएशन होता क्या है, ये कितना खतरनाक है, ये विमानों के पायलट्स को कैसे प्रभावित करता है और फ्लाइट पर इसका कैसे असर पड़ता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है सोलर रेडिएशन? सोलर रेडिएशन सूरज से उत्सर्जित होने वाले कणों और अल्ट्रावायलेट किरणों का एक मिश्रण होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये तरंगे विमानों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए खतरा बन सकती हैं। जब सोलर रेडिएशन तेज होता है तो विमान रेडिएशन की चपेट में आ जाते हैं। काफी ऊंचाई पर वायुमंडल की अलग संरचना होती है, जिसके चलते रेडिएशन और विमान के बीच कोई बाधा या अवरोध नहीं होता है और ये रेडिएशन सीधे विमान के उपकरणों तक पहुंच सकता है। एयरबस ने ऐसे ही खतरे को लेकर 28 नवंबर शुक्रवार को अलर्ट जारी किया। आपको ये भी बताते हैं कि सोलर रेडिएशन का विमानों पर क्या असर हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा करप्शन यानी डेटा करप्ट या नष्ट हो सकता है। फ्लाइट के कंट्रोल सिस्टम पर असर पड़ता है। फ्लाइट को गलत कमांड मिल सकती है। बिना पायलट के आदेश दिए पिच डाउन हो सकता है। डेटा करप्ट होने से विमान पर नियंत्रण खत्म हो सकता है। एयरबस ने पाया कि दुनिया भर में करीब 6000 A320 सीरीज के विमान हैं, जिसमें A319, A320, A321 शामिल है। इनमें वही संवेदनशील एलिवेटर एलेरॉन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है जो सोलर रेडिएशन से प्रभावित हो सकती है। यानी A320 सीरीज के विमानों पर बड़ा खतरा है। तकनीकी खराबी से बचने के लिए एक्शन लिया जा रहा है। सभी एयरलाइन कंपनियों को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया के पास A320 सीरीज के विमान हैं। इंडिगो और एयर इंडिया के पास A320 सीरीज के तकरीबन 560 विमान हैं। इस वजह से सैकड़ों विमानों में देरी या फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। अगर हम मुंबई की बात करें, जैसे मैंने कहा था, पहले डिले थोड़ा कम था, अभी डिले 15 या 20 मिनट से बढ़ गया है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले घंटों में अगर ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं होता है तो ये डिले जो फिलहाल 30 मिनट का है वो और ज्यादा का भी चल सकता है। पूर्व पायलट एहसान खालिद ने डेमो करके बताया कि ये सोलर रेडिएशन कैसे विमानों पर असर डाल सकता है। I want you to see how dangerous it will become in no time. Okay, see this. See this? Now, pilot has to immediately react. In this case, we are able to recover the aircraft because the controls are actually working fine. Right?
But if they were not working fine, we were in a problem. और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में बस इतना ही। आगे भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए मोटरोला हेडलाइंस।